हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन कुमार अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं, स्पेशली मैं 1% कंपनी पे क्लास लेने वाला हूं। ये क्लास CA, CS, CMA स्टूडेंट्स, LLB स्टूडेंट्स एंड इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी बेनिफिशियल है, अगर वो बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि वो 1% कंपनी होती क्या है। तो थोड़ा गौर से आप शुरू से लास्ट तक अगर इस क्लास को अगर वॉच करते हैं तो आपको 1% कंपनी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होगा, डाउट होगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सारे डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। तो चलते हैं, हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि 1% कंपनी होता क्या है। जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो ये 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें 1% कंपनी नाम का कोई चीज नहीं हुआ करता था। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 1% कंपनी का जो प्रोविजन है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर जानने की कोशिश करें कि क्या जरूरत थी 1% कंपनी के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करना है, क्यों कंपनीज एक्ट 2013 में 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को लाया गया, तो इसके पीछे कारण ये था कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, इंडिया इवन आउटसाइड इंडिया भी है, ये अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। ओके, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का कल्चर होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। इसी अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कॉर्पोरेट रूप देने के लिए, इसको एक कॉर्पोरेट कल्चर में डेवलप करने के लिए जे ईरानी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि अब इंडिया में भी 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं, मैं अगर पूरे दुनिया की बात करूं, तो फर्स्ट टाइम चाइना ने 2005 में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, यानी कि जब कंपनी एक्ट 2013 जब आया था इंडिया में, उस समय तक की मैं अगर बात करूं तो उस समय तक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, चाइना, इन सारे कंट्री में 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ला दिया गया था। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 के लिए जब कंपनीज बिल 2012 ड्राफ्ट किए जा रहे थे, तो एक जो जे ईरानी जो कमेटी थी, जे ईरानी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि अब इंडिया में भी 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। करने के पीछे कारण यही था, इसके बहुत सारे फायदे हैं कि जैसे पहले का जो कल्चर था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती थी। यानी कि अगर हम मान के चले, मैं अगर अकेले बिजनेस करना चाहता था कंपनी बना करके, तो क्योंकि कंपनी बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती थी, इसलिए जबरदस्ती हमें कहीं ना कहीं एक मेंबर को और क्या होता था, साथ में लाना पड़ता था। और क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती थी, यानी कि एक जो लोग होते थे अदर, उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी इस कंपनी को बनाने के लिए हमें साथ में लाना पड़ता था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके क्या किया गया कि 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस कल्चर को और लिबरलाइज बनाने के लिए क्या किया गया, 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि इवन अ सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एज अ 1% कंपनी। कि कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद अब अगर अकेला भी कोई आदमी कंपनी बना के काम करना चाहेगा तो वो अकेले भी कंपनी बना के काम कर सकता है और बहुत ही स्मूथली और बहुत आसानी से वो काम कर सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया। 1% कंपनी का मतलब क्या है, तो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग ओनली 1 मेंबर। 1% कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग ओनली 1 मेंबर। ओके, यानी कि वैसा कंपनी 1% कंपनी है जिसमें केवल 1 मेंबर हो, उसको हम 1% कंपनी कहेंगे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the company having only 1 member, okay, known as 1% कंपनी। अगर मैं इसी को इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करूं, मैं इसी को अगर थोड़ा और ब्रीफ करूं, तो इसी जगह से निकल के ये भी आ जाता है कि वैसा कंपनी जिसमें मेंबर एक हो, हम इसको 1% कंपनी कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1% कंपनी में डायरेक्टर भी एक ही होंगे। डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है,
इवन डायरेक्टर 1% कंपनी में 15 भी हो सकता है, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि 1% कंपनी में डायरेक्टर भी एक ही होंगे। डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हाँ 1% कंपनी में जो मेंबर होंगे वो केवल एक होंगे, मेंबर होंगे वो केवल एक होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि क्योंकि 1% कंपनी में मेंबर एक ही होते हैं, 1% कंपनी में मेंबर एक ही होते हैं, इसलिए 1% कंपनी में एक नॉमिनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। नॉमिनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सर ये नॉमिनी होता क्या है? यहां पे नॉमिनी से मतलब ये है कि इन केस द मेंबर ऑफ द 1% कंपनी हैज बीन डाइड, ओके, कि अगर 1% कंपनी का मेंबर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ओके, और इन केस द मेंबर ऑफ 1% कंपनी बिकम इनकैपेबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये ठीक वैसा ही है जैसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पिटेंट पर्सन को डिफाइन किया गया है। बोलता है कि अगर 1% कंपनी का मेंबर मर जाता है, अगर इसकी डेथ हो जाती है, या 1% कंपनी का मेंबर अगर इनकैपेबल हो जाता है, इनकैपेबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, देयरफॉर अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर वो मान लो मेंटली अगर अनसाउंड हो जाए, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ऐसे केस में उस 1% कंपनी के जगह पे, उस 1% के जगह पे काम कौन करेगा? इसलिए 1% कंपनी में एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि 1% अगर जो मेंबर है कंपनी का, अगर उसकी डेथ हो जाती है या अगर वो इनकैपेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसे एक सिचुएशन में नॉमिनी बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, नॉमिनी बिकम मेंबर ऑफ द 1% कंपनी। यानी कि ऐसे सिचुएशन में जो नॉमिनी होगा वो उस 1% कंपनी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है। नॉमिनी जब भी अपॉइंट करेंगे, ध्यान रखें बात, नॉमिनी का जब अपॉइंटमेंट होगा 1% कंपनी में, तो लाजमी है कि हम किसी को जबरदस्ती अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, हमें नॉमिनी से कंसेंट लेना पड़ेगा। नॉमिनी से कंसेंट लेने के लिए एक फॉर्म है INC3, उसमें हम कंसेंट लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, इसमें पार्टी का फ्री कंसेंट होना जरूरी है। इसलिए जब भी हम किसी पर्सन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, एक फॉर्म है INC3, उस INC3 में उस नॉमिनी का हम कंसेंट लेंगे और तब जाकर के हम क्या करेंगे, 1% कंपनी के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, यानी कि 1% कंपनी तब बनाई जा सकती है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है। अब है कि जो 1 मेंबर की बात है और जो नॉमिनी की बात है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हु कैन बी अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी और हु कैन बी नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी, कि 1% कंपनी में मेंबर कौन हो सकता है और 1% कंपनी में नॉमिनी कौन हो सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो गौर से सुनिएगा, कौन हो सकता है 1% कंपनी में, मेंबर कौन हो सकता है और नॉमिनी कौन हो सकता है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, ओके। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन कुछ सेम है। क्या है क्वालिफिकेशन? सबसे पहला बात कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओके, पहला बात। दूसरा कहता है रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ओके, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये रेसिडेंट इन इंडिया का वही डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है कि पिछले साल में एटलीस्ट 182 दिन इंडिया में स्टे किया हुआ होना चाहिए, दैट मींस रेसिडेंट इन इंडिया है, राइट, ओके। तो हमने कहा कि 1% कंपनी में 1 मेंबर होंगे और एक नॉमिनी भी होगा, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? बोले कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर क्या कहा कि रेसिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए, तभी 1% कंपनी बनाया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा, अदरवाइज 1% कंपनी नहीं बनाया जा सकता है। तो एक बात है यहां पे कि सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो क्या इसका मतलब है मैं समझूं कि एक कंपनी, अगर कोई एक कंपनी है, अगर एक कंपनी 1% कंपनी बनाना चाहे तो क्या वो कंपनी 1% कंपनी बना सकती है कि नहीं बना सकती है? ध्यान रखें बात, अ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन, ओके। ए कंपनी कभी भी एक कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती है। ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसका भी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इंटरप्रिटेशन आपका यही आएगा कि एक कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती है। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
जहां पे आर्टिकल्स एग्जैक्टली थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन हमको लगता है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 9 तक है, 9 तक जो है उसमें डिफाइन किया गया है सिटीजन को। ठीक है, एनीवे, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है किसके रिगार्डिंग, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, और जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, अ कंपनी कैन नॉट बी सिटीजन, अ कंपनी कैन नॉट बी सिटीजन, एक कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक कंपनी अगर 1% कंपनी बनाना चाहे तो क्या वो कंपनी 1% कंपनी बना सकती है? आंसर इज नो, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, एक और बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ आप ये लोग याद रखना, ये इंडिविजुअल भी होना चाहिए, ये इंडिविजुअल भी होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 1% कंपनी का मेंबर हो, चाहे वो 1% कंपनी का सिटीजन हो। अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है देन द पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी इन इंडिया एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसके बाद क्या है सर, एक आदमी है जो एक से ज्यादा 1% कंपनी बनाना चाहता है। मान लो कि कोई पर्सन है जो चाहता है कि हम 5 1% कंपनी बना के काम करें, और एक आदमी है जो 5 कंपनी में एज ए नॉमिनी अपॉइंट होना चाहता है, 5 1% कंपनी में एज ए नॉमिनी अपॉइंट होना चाहता है। गौर से सुनिएगा, हमारा कहना है कि एक पर्सन है जिसका कहना है कि हम 5 कंपनी में नॉमिनी बनना चाहते हैं, और एक आदमी है जिसका कहना है कि हम 5 1% कंपनी बना के काम करना चाहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रोविजन कहता है कि एट अ वंस 1% ओनली कैन इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। ओके, एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी नहीं बना सकता है, नहीं चला सकता है। यानी कि हम एक समय में एक ही 1% कंपनी बना सकते हैं, एक से ज्यादा 1% कंपनी हम नहीं बना सकते हैं। यानी कि एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है, और एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता है। दोनों बात है। अब थोड़ा सा इसका हम इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं। प्रोविजन कहता है कि सेम समय में, एक ही समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा 1% कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है। और फिर कहता है कि एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि एक ए 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि 1% कंपनी टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है। ओके, कि 1% कंपनी का नाम हमेशा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड होगा, और ब्रैकेट में या तो ओपीसी लिखा रहेगा या 1% कंपनी लिखा रहेगा, या 1% कंपनी लिखा रहेगा। ये हिंट है कि ये पढ़ करके, कंपनी का नाम पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बाय नेचर एक कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या है। ओके, तो ओपीसी का नाम यानी कि 1% कंपनी का नाम कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा। हम बता रहे थे आपको कि एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता है, और एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं हो सकता है। तो एक ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है और एक बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें जो मेंबर है वो ए है, और इसमें जो नॉमिनी है वो बी है। इसमें जो मेंबर है वो ए है, मेंबर बी है, और जो नॉमिनी है ए है। अब गौर से देखना है इस एग्जांपल को। हमने कहा कि एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता है, और एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात में एक कहीं नहीं मैंने बोला कि एक समय में एक आदमी एक 1% कंपनी में मेंबर अगर है तो दूसरे 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर एक आदमी किसी 1% कंपनी में मेंबर है तो दूसरे ओपीसी में वो नॉमिनी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। हमने क्या कहा कि एक समय में एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं होगा, और एक समय में एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी नहीं होगा। ओके,
अब देखिए इस एग्जांपल में ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका मेंबर कौन है? इसका मेंबर ए है। बी ओपीसी में मेंबर कौन है? बी है, लेकिन नॉमिनी कौन है? ए है। तो ये सही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। इसमें एक्ट का वायलेशन कहीं नहीं है, क्योंकि जो ए है वो ए ओपीसी में मेंबर है और बी वाले में क्या है? वो नॉमिनी है। बी वाले में क्या है? नॉमिनी है। तो ये वायलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगेन ध्यान रखना है कि एक ही कंपनी में मेंबर होना है और एक ही कंपनी में नॉमिनी होना है, एक से ज्यादा में नहीं होना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट सब चीज ठीक है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम तब होगा कि सपोज कीजिए हमने बताया कि अगर 1% कंपनी का मेंबर मर जाता है, अगर उनकी डेथ होती है या अगर वो इनकेपेबल हो जाते हैं, ऐसे केस में जो नॉमिनी होगा वो मेंबर बन जाएगा। देखते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये जो मेंबर है बी, राइट, यहां पे बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर बी है। मान लेते हैं कि इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो जैसे ही बी की मृत्यु होगी, ए क्या बन जाएगा? ए मेंबर बन जाएगा। किसमें? बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में। बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में क्या बन जाएगा? वो मेंबर बन जाएगा। अब दिक्कत हो गया। अब दिक्कत ये हो गया कि पहले से ए ऑलरेडी ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर था और अब बी के मरने के वजह से बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में भी ए क्या बन गया? मेंबर बन गया। प्रोविजन कहता है कि एक समय में एक आदमी एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता है। तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखे बात, अगेन एक्ट का अभी तक वायलेशन नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रोविजन कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो जो मेंबर होगा 1% कंपनी का, उसे 6 महीने के भीतर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इस कंपनी में मेंबर रहना है कि हमें इस कंपनी में मेंबर रहना है। मतलब इस एग्जांपल में जो ए है, अगर बी की डेथ हो जाती है तो ए को डिसाइड करना पड़ेगा कि ए को एज ए मेंबर बी के साथ कंटिन्यू करना है कि ए के साथ कंटिन्यू करना है। तो ये ध्यान रखेंगे बात, ये भी एक समझने लायक बात थी। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको इस बात में नहीं समझ में आया हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो आप अगेन हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी को रिजॉल्व आगे करेंगे। तो ये कुछ बेसिक है 1% कंपनी के रिगार्डिंग कि 1% कंपनी इज अ टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड द कंपनी हैविंग ओनली वन मेंबर, राइट, वन मेंबर, जिसका नाम क्या होगा? ब्रैकेट में 1% कंपनी या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से एंड होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। कौन बना सकता है? ओपीसी के मेंबर कौन हो सकते हैं? नॉमिनी कौन हो सकते हैं? ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया एंड इंडिविजुअल। ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है, मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम 1% कंपनी की बात करेंगे तो जनरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं, 6 क्लॉजेज होते हैं। बट इन केस ऑफ 1% कंपनी देयर आर 7 क्लॉजेज इन 1% कंपनी। 7 क्लॉजेज होते हैं। एक जो एक्स्ट्रा क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है? वो एक्स्ट्रा क्लॉज कौन सा क्लॉज है? वो एक्स्ट्रा क्लॉज नॉमिनी क्लॉज है। जो 7वां क्लॉज होगा वो नॉमिनी क्लॉज होगा। तो ध्यान रखना है कि 1% कंपनी के रेस्पेक्ट में एक लास्ट जो क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज है? वो नॉमिनी क्लॉज है। वो भी आपको याद रखना जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। एक बेसिक प्रोविजन के बाद अब हम पढ़ेंगे कि 1% कंपनी को फायदा क्या क्या है। सरकार ने इसको क्या क्या एग्जम्पशन दिया 1% कंपनी को, 1% कंपनी को क्या क्या छूट दिया गया है लॉ में, थोड़ा देखते हैं। 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ओके, इसको कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इसको कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं। क्या एग्जम्पशन दिया गया है? पहला बोला है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर हम कंपनीज एक्ट के रेस्पेक्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ड्राफ्ट किया जाएगा, जब बनाया जाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगर इक्विटी में कोई चेंजेज आया है वो चीज़ हो जाता है, बैलेंस शीट हो जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन में कवर किए गए हैं, राइट। अच्छा, 1% कंपनी के लिए क्या एग्जम्पशन है? 1% के लिए एग्जम्पशन ये है कि 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक एग्जम्पशन 1% कंपनी को दिया गया है। दूसरा एग्जम्पशन सेक्शन 134 के सबसेक्शन 3 में बोर्ड रिपोर्ट की बात कही गई है। बोर्ड रिपोर्ट की बात कही गई है। तो जब सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 आप पढ़ेंगे तो एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 देयर आर सर्टेन कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, राइट, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाना पड़ता है। हर साल उनको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो अगर कंपनी 1% कंपनी है तो जब डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाया जाएगा, जब बोर्ड रिपोर्ट बनाया जाएगा, तो उसके लिए जो जो कंटेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, उसमें भी बहुत सारा एग्जम्पशन 1% कंपनी को दिया गया है। 1% कंपनी जब बोर्ड रिपोर्ट ड्राफ्ट किया जाएगा, जब बनाया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन करना कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे चीज़ों को वहाँ से स्किप किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। एक ये भी एग्जम्पशन। तीसरा एग्जम्पशन जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 92 है वो है एनुअल रिटर्न की बात करता है। किसकी बात करता है? एनुअल रिटर्न की बात करता है। तो अगर कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी है, अगर कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी है, अगेन मैं स्मॉल कंपनी अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूं, फिर मैं वो किसी दूसरे क्लास में बताऊंगा कि स्मॉल कंपनी का क्या मतलब है। तो अगर कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी है, ठीक है, तो जब भी उसका एनुअल रिटर्न MGT7 एक फॉर्म है जो कि एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के भीतर कंपनी को फाइल करना पड़ता है। MGT7 एज पर सेक्शन 92 द एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी शैल बी फाइल्ड विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, राइट। फॉर्म कौन सा है? MGT7। हम बता रहे थे कि अगर कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी है, वैसे केस में MGT7 में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर मैंडेटरी हो जाता है। अब लाजमी है, आप अगर किसी CS के पास जाओगे तो अपना प्रोफेशनल फी चार्ज करेंगे। तो 1% कंपनी के लिए क्या एग्जम्पशन दिया इन्होंने? 1% कंपनी के लिए एक्चुअली ये भी एक स्मॉल ही कंपनी होती है। हम जब स्मॉल कंपनी जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि 1% कंपनी भी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर होती है। एक तो मैंने बताया कि 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और दूसरा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि 1% कंपनी स्मॉल कंपनी भी है। ओके, तो स्मॉल कंपनी पे क्या एग्जम्पशन है? स्मॉल कंपनी पे 1% कंपनी पे एग्जम्पशन क्या दिया इन्होंने कि जब 1% कंपनी का एनुअल रिटर्न जब फाइल किया जाएगा, उसमें अगर उस 1% कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। यानी जब MGT7 OPC का फाइल किया जाएगा तो केवल डायरेक्टर के सिग्नेचर से उसका एनुअल रिटर्न फाइल किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कि मैं बोल ही रहा हूं 1% कंपनी, क्या मैं बोल रहा हूं? 1% कंपनी। चौथी चीज सेक्शन 96 पे थोड़ा आते हैं। द कंपनी हैविंग ओनली 1 मेंबर, राइट। अब एक बात बताओ, जब कंपनी में मेंबर ही एक हो तो क्या उसको कोई जनरल मीटिंग करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। तो सेक्शन 96 में एनुअल जनरल मीटिंग की बात कही गई है, और अगर कंपनी 1% कंपनी है तो इस कंपनी में केवल एक ही मेंबर होंगे, इसलिए सेक्शन 96 इस 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि इसे एनुअल जनरल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग की बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एवरी कंपनी शैल हैव रिक्वायर्ड टू हेल्ड 4 बोर्ड मीटिंग in each financial year, okay, and the gap between 2 board meeting shall not be more than 120 days। ये सेक्शन 173 में लिखा हुआ है कि हर कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना है। अगेन कुछ एक्सेप्शन है, उसके एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी एज पर सेक्शन 173 एवरी कंपनी शैल हैव रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन ईच फाइनेंशियल ईयर, ओके। 4 बोर्ड मीटिंग करना है। अब एक बात बताइए, अगर 1% कंपनी में डायरेक्टर भी एक है तो क्या बोर्ड मीटिंग करने की कोई जरूरत है? आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं। अकेले आदमी क्या मीटिंग करेगा? ये भी एक एग्जाम्पशन है। अच्छा, लेकिन अगर 1% कंपनी में डायरेक्टर 2 हो गया, तब मैटर है।
अगर 1% कंपनी में डायरेक्टर 2 हो गए तो प्रोविजन कहता है इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर one board meeting shall be convened by the 1% company and the gap between 2 board meeting okay shall not be less than 90 days बोला क्या कि अगर 1% कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो ऐसे केस में उस 1% कंपनी को हर हाफ कैलेंडर ईयर में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। 90 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसा क्यों है थोड़ा देखिएगा। अगर मैं हाफ कैलेंडर ईयर की बात करूं तो जो फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर आएगा फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर आएगा वो कब से कब होगा? जनवरी से लेकर के जून तक होगा, राइट। और जो दूसरा आएगा वो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक होगा। इन्होंने कहा कि हर हाफ कैलेंडर ईयर में आपको एक एक बोर्ड मीटिंग करना है। फिर क्या कहा कि इस दोनों मीटिंग के बीच में ओके मिनिमम 90 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मिनिमम 90 दिन का गैप नहीं लिखा होता तो कंपनी क्या करती, एक मीटिंग 30 जून को बुलाती और दूसरा मीटिंग 1 जुलाई को बुलाती। अब एक बात बताइए, 30 जून को मीटिंग करना और 1 जुलाई को मीटिंग करना क्या मतलब है ऐसे मीटिंग का? एक मीटिंग आज कर रहे हैं, एक मीटिंग कल कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया कि दोनों मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप आपको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। यानी कि क्वार्टर हमको ये हाफ कैलेंडर ईयर का भी ध्यान रखना है और उस 90 दिन के गैप का भी ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट थिंग इज दैट कि 1% कंपनी बना करके हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या प्रोहिबिशन है 1% कंपनी के लिए। ध्यान रखें बात, 1% कंपनी बना करके बैंकिंग बिजनेस नहीं किया जा सकता है। 1% कंपनी बना करके बैंकिंग बिजनेस नहीं किया जा सकता है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस एक्टिविटी है, एनबीएफसी का जो काम है, मैं 1% कंपनी बना करके वो काम नहीं कर सकता हूं। सेक्शन 8 कंपनी के लिए जो भी एक्टिविटी है लाइक चैरिटी, एजुकेशन, ठीक है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इन्वायरमेंट, ये सब चीज प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो सेक्शन 8 के रूप में भी 1% कंपनी नहीं बनाया जा सकता है। सेक्शन 8 कंपनी के रूप में 1% कंपनी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा बात है कि अगर कोई कंपनी ब्रोकरिंग का काम करती है, ब्रोकरेज का काम करती है, ओके, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का काम करती है, ध्यान रखें बात, इस तरह का काम भी 1% कंपनी बना के नहीं किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।